यस एंड ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एस एन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम लगातार चर्चा कर रहे थे प्रथम प्रश्न पत्र की शिक्षण अधिगम के सिद्धांत या शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के बारे में। आज के इस क्लास में हम चर्चा करेंगे कि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान बेसिक टीचिंग मॉडल के बारे में। लगातार हम कई दिनों से प्रतिमान के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। प्रतिमान के ऊपर ये लास्ट क्लास हमारा होगा। इसके बाद अगर प्रतिमान में किसी भी टॉपिक को आपको पढ़ना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में उसको शेयर करिए, जिससे जिसको इसकी ज़रूरत हो वहाँ तक आप पहुँचाने का काम इस वीडियो को करिए। अधिक से अधिक शेयर करने से लाभ यही होगा कि जिसको ज़रूरत होगी वहाँ तक ये वीडियो पहुँचेगा। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं आज की क्लास की कि बेसिक टीचिंग मॉडल जो है वो किसने दिया, किस सन में दिया और इसमें किन उद्देश्यों को लेकर के इस बेसिक टीचिंग मॉडल को प्रतिपादित किया गया है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक टीचिंग मॉडल है इसको रॉबर्ट ग्लेसर ने सन 1962 ईस्वी में दिया था, यानी इसका प्रतिपादन जो है वो रॉबर्ट ग्लेसर के द्वारा किया गया सन 1962 ईस्वी में। इसको अगर हम देखें तो पहले ही आपको ये समझाया जा चुका है कि कोई भी प्रतिमान जो होगा उसमें किस प्रकार हम शिक्षण कार्य करेंगे उसी का एक खाका, उसी की एक रूपरेखा तैयार की जाती है। तो बेसिक टीचिंग मॉडल जो है वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित एक टीचिंग मॉडल है जिसका विकास रॉबर्ट ग्लेजर ने सन 1962 ईस्वी में किया था। अब इस प्रतिमान के अंतर्गत होता क्या है, तो कह रहा है कि इस प्रतिमान के अंतर्गत यह मान के चला जाता है कि शिक्षण वह विशेष क्रिया है जो अधिगम के उपलब्धि पर केंद्रित होती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम केवल शिक्षण कार्य करते हुए चले जाएं, अपना जो कोटा है उसको हम पूरा कर लें और बच्चों को उस पर कोई भी उपलब्धि हासिल ना हो, बच्चों के व्यवहार में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो तो वह शिक्षण माना जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी यह जो बेसिक टीचिंग मॉडल है यह बताता है कि जो शिक्षण होता है वह अधिगम में जो उपलब्धि होती है, यानी किस स्तर की उपलब्धि को प्राप्त किया आपने, बच्चों में व्यवहार परिवर्तन हुआ तो किस स्तर का व्यवहार परिवर्तन हुआ, इसके आधार पे ही यह तय होता है कि हमने जो शिक्षण कार्य किया वह सफल है या असफल है। आगे फिर है कि इस प्रकार उन क्रियाओं का अभ्यास किया जाता है जिससे छात्रों का बौद्धिक एकीकरण और उनके स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता पहचानी जाती है। इसमें बच्चों का जो है वो बौद्धिक विकास और उनके स्वतंत्र चिंतन को विशेष महत्व दिया जाता है जब इस प्रकार के टीचिंग मॉडल तैयार किए जाते हैं। तो बेसिक टीचिंग मॉडल जो है वह अधिगम उपलब्धि केंद्रित एक मॉडल है। जब तक अधिगम नहीं हुआ तब तक शिक्षण नहीं हुआ, इसी सिद्धांत पे यह काम करता हुआ प्रतीत होता है। अब अगर हम चर्चा करें कि इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, जुआइस ने इसे कक्षा कक्ष मीटिंग प्रतिमान भी कहा। जुआइस ने इसे कक्षा कक्ष मीटिंग प्रतिमान भी कहा है या कक्षा कक्ष सभा प्रतिमान, कक्षा कक्ष मीटिंग प्रतिमान या कक्षा कक्ष सभा प्रतिमान भी इसे बेसिक टीचिंग मॉडल को कहा गया है। अब इस बेसिक टीचिंग मॉडल को जो विभाजित किया गया है वो 4 पार्ट में विभाजित किया गया है। सबसे पहले है अनुदेशनात्मक उद्देश्य, फिर दूसरा है आरंभिक व्यवहार या पूर्व व्यवहार, तीसरा है अनुदेशनात्मक प्रक्रिया और चौथा है मूल्यांकन। यानी इसी चारों पार्ट में कुल मिलाकर के शिक्षण की जो क्रियाएं हैं उसको संचालित की जाती हैं। अनुदेशनात्मक उद्देश्य, पूर्व व्यवहार, अनुदेशनात्मक प्रक्रिया और मूल्यांकन। अब एक एक करके हम समझेंगे कि अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्या होता है, पूर्व व्यवहार क्या होता है, अनुदेशनात्मक प्रक्रिया क्या होती है और मूल्यांकन क्या होता है। एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम अनुदेशनात्मक उद्देश्य की बात करें तो हमने पहले ही आपको ये समझाया, ये बताया है कि कोई भी जो टीचिंग मॉडल होगा
जो भी शिक्षण प्रतिमान होगा वो किसी न किसी एक उद्देश्य को लेकर के तैयार किया जाता है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही उस शिक्षण की जो सारी क्रियाएं संचालित होती हैं उसको किया जाता है। तो यहाँ पे भी अनुदेशनात्मक उद्देश्य का मतलब कि जिस उद्देश्य को लेकर के उस शिक्षण का पूरा शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, अनुदेशनात्मक उद्देश्य कहते हैं। इसी अनुदेशनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत जो टीचिंग के पहले की जो तैयारी होती है उसको हम कर लेते हैं। टीचिंग के पहले की तैयारी का मतलब क्या है कि हम वही तय कर लेते हैं, जब हमने उद्देश्यों का निर्धारण कर लिया तो हमने उसी आधार पर तय किया कि हम किस प्रकार की शिक्षण विधियाँ, किस प्रकार की शिक्षण प्रविधियाँ, किस प्रकार के शिक्षण सूत्र, किस प्रकार के शिक्षण सिद्धांत, किस प्रकार के शिक्षण आव्यूह, किस प्रकार के शिक्षण युक्तियाँ, किस प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्रियों का प्रयोग हमको करना है। तो इस प्रकार यही तय कर लिया जाता है कि अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए और अपने छात्रों में अधिक से अधिक उपलब्धि लाने के लिए, अधिक से अधिक उनके अंदर व्यवहार परिवर्तन करने के लिए हमको किन किन शिक्षण विधियों, प्रविधियों, सूत्रों और टीचिंग लर्निंग मटेरियल का ज़रूरत पड़ेगा, उसकी जो रूपरेखा है वह उसको भी हम यहीं तैयार कर लेते हैं, यानी ये वहीं उसका हम चयन कर लेते हैं। दूसरा है आरंभिक व्यवहार या पूर्व व्यवहार। जब टीचर क्लासरूम में जाता है या जो शिक्षण कार्य होता है, जो भी शिक्षण विधियाँ, प्रविधियाँ, सूत्र और टीएलएम का हमने चयन किया, वो आधारित किस पे होता है, बच्चों के पूर्व व्यवहार पे, पूर्व ज्ञान पे, उनकी जो योग्यता है, उनकी जो क्षमता है, उनकी जो आयु है, उनकी जो रुचि है, उसी के अनुसार हम उनका चयन करते हैं कि जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टेड हों उस क्लास को पढ़ने के लिए। और अगर उनके रुचि के हिसाब से, उनकी क्षमता के हिसाब से, उनकी योग्यता के हिसाब से, उनकी आयु के हिसाब से, उनकी आवश्यकता और ज़रूरत के हिसाब से अगर हम पाठ्यवस्तु का चयन या शिक्षण विधियों, प्रविधियों, युक्तियों और हम जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसका इस्तेमाल, उसका चयन नहीं करते हैं तो बच्चे उसमें रुचि नहीं लेंगे। तो दूसरा है आरंभिक व्यवहार या पूर्व व्यवहार, यानी बच्चे का पूर्व ज्ञान, किस ज्ञान के आधार को मान करके हम उस बच्चे को शिक्षा देंगे। किसी भी ज्ञान को सीखने के लिए, किसी भी कौशल को सीखने के लिए, किसी भी नई बात को सीखने के लिए उसके पहले हमारे पास कुछ बेस होना चाहिए। और वह बेस कौन सा है जिसके आधार पे हम तय कर रहे हैं कि बच्चों को हम कल किस प्रकार का शिक्षण कार्य करेंगे। तो वो बेस जो होता है, उसी बेस को हम क्या कहते हैं, आरंभिक व्यवहार या पूर्व व्यवहार। आरंभिक व्यवहार या पूर्व ज्ञान कहते हैं इसी को। तो आपको समझ में आ गया होगा अनुदेशनात्मक उद्देश्य का मतलब कि हम किस प्रकार के उद्देश्यों को लेकर के विभिन्न शिक्षण विधियाँ, प्रविधियाँ, शिक्षण सूत्र एलएम का हम चयन करते हैं। पूर्व आरंभिक व्यवहार का मतलब या पूर्व ज्ञान का मतलब होता है कि किस बेस पे हम बच्चों को शिक्षण कार्य करने जा रहे हैं, वह बेस कौन सा है जिसके आधार पे हम शिक्षण कार्य करेंगे। तो पूर्व व्यवहार का मतलब कि पहले वो उसका व्यवहार किस प्रकार का है। इसके आगे अनुदेशनात्मक प्रक्रिया। अनुदेशनात्मक प्रक्रिया में जो हमने यहाँ चयन किया, जो कुछ भी हमने यहाँ चयन कर लिया, अनुदेशनात्मक उद्देश्य और पूर्व ज्ञान के आधार पे हमने जो कुछ भी चयन किया, किस प्रकार की शिक्षण विधि, किस प्रकार का शिक्षण प्रविधि, कौन सा शिक्षण युक्ति, कौन सी शिक्षण आव्यूह, कौन सी शिक्षण युक्ति, कौन सा शिक्षण अधिगम सामग्री, जो कुछ हमने तय किया है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी अनुदेशनात्मक प्रक्रिया के दौरान हम उसी को अप्लाई करने का काम करते हैं। यानी यह अंतःक्रिया की अवस्था होती है जब छात्र और शिक्षक दोनों के बीच में जो अंतःक्रिया होती है कक्षा कक्ष में, वही ये अनुदेशनात्मक प्रक्रिया उसी को दर्शाता है। यानी ये पूरा का पूरा यहाँ पे जो पहले से हमने तय कर रखा है, यही ला करके उसको हम अप्लाई करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से अनुदेशनात्मक प्रक्रिया जो होता है, वो जो शिक्षण कार्य किया जाता है उसके अंतर्गत जितनी क्रियाएं आती हैं वो सारी क्रियाएं अनुदेशनात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं। और लास्ट में मूल्यांकन होता है कि हमने जो उद्देश्य निर्धारित किए थे उन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा क्या है, हमारा जो टीचिंग है वो सफल हुआ या असफल हुआ, बच्चों में किस प्रकार का व्यवहार परिवर्तन हम देखना चाह रहे थे और बच्चे में किस प्रकार का व्यवहार परिवर्तन आया, ये सारी चीज़ें हम मूल्यांकन के अंतर्गत देखते हैं।
कि जिन शिक्षण विधियों, प्रविधियों, सूत्रों या टीएलएम का हमने प्रयोग किया, जिसका चयन करके हम अपने क्लास में उसको अप्लाई किए, वह कहाँ तक सफल रहा, इसकी भी चर्चा हम मूल्यांकन के अंतर्गत करते हैं। यहाँ मूल्यांकन की विधियाँ और प्रविधियों का चुनाव करके उसी के आधार पर हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं और अपनी शिक्षण की सफलता और असफलता पे हम चिंतन करते हैं। तो ये मूल्यांकन हो गया। तो और इसी से फिर हमको फीडबैक मिलता है, पृष्ठपोषण मिलता है और फिर से हम दूसरे पाठ के लिए चले जाते हैं, किस प्रकार के परिवर्तन को बच्चे में किस प्रकार के परिवर्तन हुए इसको देखते हुए। तो ये पूरा का पूरा एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये पूरा का पूरा जो है वो बेसिक टीचिंग मॉडल है, रॉबर्ट ग्लेसर ने सन 1962 ईस्वी में दिया। यह बच्चों के अधिगम के उपलब्धि पर केंद्रित होता है। इसको जुआइस ने दूसरा नाम दिया हुआ है कक्षा कक्ष मीटिंग या कक्षा कक्ष सभा प्रतिमान, इसको नाम दिया गया है। इसमें इसको कुल 4 भागों में बांटा गया है। अनुदेशनात्मक उद्देश्य, दूसरा पूर्व व्यवहार, अनुदेशनात्मक प्रक्रिया और मूल्यांकन। इस प्रकार से हम बेसिक टीचिंग मॉडल को समझ सकते हैं। रोज दिन में 2 बजे और रात को 9 बजे आपको डेली 2 क्लास के माध्यम से आपकी परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। आप विशेष रूप से आप नोट्स तैयार करते रहिए। शार्ट में हम आपको समझा रहे हैं, केवल अगर आपको इतना पता है तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। अनुदेशनात्मक उद्देश्य, जिन उद्देश्यों को निर्धारित करके एक टीचर क्लासरूम में जाता है, तो जब उद्देश्य उसके निर्धारित होते हैं तो उसी समय ही वह पूरी प्रक्रिया का चयन कर लेता है कि कहाँ हमको किस विधि प्रविधि शिक्षण सूत्र आदि का चयन करना है, वो यहाँ तय कर लेता है। पूर्व व्यवहार जो है उसको आधार का काम करता है कि बच्चे का पूर्व ज्ञान कहाँ है, किस स्तर पे है, बच्चे सीख सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, ये पूर्व ज्ञान बताता है। और यहाँ अनुदेशनात्मक प्रक्रिया में ये सारी चीज़ें जाके यहाँ की जाती हैं और मूल्यांकन में उसी का मूल्यांकन कर लिया जाता है। तो ये पूरा था। आप वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, अपने दोस्तों में जिसको ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाइए। और हमने कहा था कि एक एक लोग जो आते हैं इस चैनल पे लाइव देखने के लिए, कम से कम एक एक लोगों को और साथ में लेके आइए, जिससे संख्या जब बढ़ेगी तो आपका क्लास और अच्छा होगा। 2 क्लास मिल रहा है तो 3 क्लास मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आप किसी दूसरे पेपर को भी हम लेकर के चलना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग ही देख रहे हैं तो आपको ऐसे ही क्लास मिलते रहेंगे जैसे आपको मिल रहे हैं। तो आप एक एक करके और कम से कम एक एक को और साथ लेकर के आइए, जिससे और अच्छा क्लास हम दे सकें। धन्यवाद, नमस्कार।